स्टिल लाइफ ड्राइंग क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को पेपर पे कैप्चर कर सकते हैं रियल लाइफ में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टिल लाइफ कैसे की जाती है, कुछ इजी से 5 स्टेप्स में जो आप फॉलो कर सकते हो स्टिल लाइफ को बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन एंड कंपोजिशन। सो देखो, इसका मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने एक स्टिलनेस प्रैक्टिस किया था। ये आप देख सकते हो, ये जो स्टिलनेस प्रैक्टिस किया था मैंने, इसमें ना मैं आपको गलती भी बताती हूँ और आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है वो भी बताती। सो द फर्स्ट थिंग इज, मेरा जो टॉपिक था जो आपको ऑब्जर्व करना है वो है ग्लास मटेरियल विच इज़ परफ्यूम बॉटल। मेरा मेन सब्जेक्ट यही था जिसमें मैंने परफ्यूम बॉटल पे फोकस करा था। एंड देन मुझे सारी रिलेटेबल चीज़ें क्रिएट करनी थी, ऐसा कंपोजिशन क्रिएट करना था मुझे जिससे मेरा जो पूरा आर्ट वर्क है वो एक लग्जीरियस या फिर वो एकदम अच्छा मतलब एकदम रॉयल्टी वाली चीज़ लगे। तो इसके लिए जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ करे, जो मैंने आसपास की चीज़ें यूज़ करी, वो सारी ऐसी ही यूज़ करी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो यहाँ पे आसपास की चीज़ें ली हैं वो एक और परफ्यूम बोतल के साथ में एक बहुत नासी मेरे पास में एक लाइक बॉक्स टाइप में कुछ था जिसके अंदर क्रीम थी। तो मैंने ये चीज़ यूज़ करी और इसके साथ में सिल्वर ज्वेलरी एंड देन वन मोर स्प्रे बोतल जो पूरा बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट है, एंड देन वुड वाले मॉम ब्रश जो मैं पेंटिंग में यूज़ करती हूँ। पीछे जो क्लॉथ यूज़ किया था वो मैंने वेलवेट यूज़ किया था, बट इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ऑब्वियसली, बिकॉज ये मटेरियल ये जो पूरा स्टिलनेस क्रिएट किया गया था वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लाइक 1 आवर में ही क्रिएट किया गया। तो इसी वजह से स्पेसिफिक टाइम पीरियड को कंसिडर करते हुए ये मेरा पूरा आर्ट वर्क क्रिएट हुआ था। सो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ऑब्जर्वेशन, कि आप कौन से टाइप का मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, उसकी क्या खास बात है, उनके साथ में कौन से टाइप के मटेरियल्स सूट करेंगे, उनका शेप क्या होना चाहिए और साइज़ क्या होनी चाहिए। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कंपोजिशन, उनका अरेंजमेंट कैसे करना है आपको, कि लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ में तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पास में तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा खुले तो नहीं पड़े हैं, लाइक एक ही लाइन में सब चीज़ें, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में थोड़ा रिलेट होना चाहिए। ओके, सो सेकेंड टिप पे आते हैं हम, लाइट एंड शैडो। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो लाइट क्रिएट करनी आनी चाहिए। तो मेरा जो मैं सेटअप बताती हूँ आपको, मेरा सेटअप कैसा है, मेरे जस्ट सामने एक विंडो है। आई कैन यूज़ इट एज माई सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि पूरे रूम, बाकी रूम में क्या होता है, अंधेरा होता है। एंड देन ये सोर्स भी मुझे थोड़ा सा लाइक अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज ये जो नेचुरल लाइट है वो धीरे धीरे डिम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए मैं एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करती हूँ। मेरे पास में एक ये वाली लाइट है जिसको मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ मेरे सब्जेक्ट के ऊपर। ये वाली लाइट को यूज़ करती हूँ मैं नॉर्मली, इसको मैं सेट करती हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो मैं अलग अलग डायरेक्शन चेक करती हूँ कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ कैसे लगेगी। फिर कहीं और ये चीज़ मतलब कोई और डायरेक्शन में सेट करके देखती हूँ। तो ये लाइट सोर्स को सेट करने का तरीका है। आपने एक बारी इस चीज़ को सेट कर लिया, उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है लाइट एंड शैडो के अंदर, कि आप कैसे उस चीज़ को अपने पेपर पे डिपिक्ट करते हो। आप चाहो तो हैचिंग, क्रॉस हैचिंग जैसे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो ताकि उसके अंदर टेक्सचर बिल्ड हो। इरेजर्स जो हाइलाइट्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, लाइक मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या मैं पेंसिल इरेज़र यूज़ करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, ये पेंसिल इरेज़र है तो मैं इस पेंसिल इरेज़र को भी यूज़ करती हूँ, या इलेक्ट्रिक इरेज़र यूज़ करती हूँ, या फिर सॉफ्ट सी लाइटिंग देने के लिए ये मेरा फेवरेट टूल जिसे हम बोलते हैं नीडेड इरेज़र, मैं इस चीज़ का भी यूज़ करती हूँ। सो अलग अलग तरह के आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इरेज़र्स। पहली चीज़ मैंने बताई टेक्निक्स, दूसरी चीज़ बताई इरेज़र, एंड देन तीसरी चीज़ मैं बताती हूँ ब्लेंडिंग। आप अलग अलग तरह की ब्लेंडिंग क्रिएट कर सकते हो ताकि आप अलग अलग तरह की लाइट एंड शैडो को इफेक्ट कर सको। सो थर्ड थिंग इज पर्सपेक्टिव एंड प्रोपोर्शन। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और मेरे आर्ट वर्क की हेल्प लूँगी। इसमें देखो, पर्सपेक्टिव का मतलब है आपको बेसिक पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूज़ करना आना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में, लाइक यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ हुआ है स्मोक के लिए। तो ये आपको थोड़ी पर्सपेक्टिव चीज़ें, मतलब जो बेसिक होता है ना पर्सपेक्टिव का, उतना ही मालूम होना चाहिए, आपको कोई एकदम एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। ओके,
और फिर उसके बाद में प्रोपोर्शन का मतलब होता है इस मॉक्स से रिलेटिव, मतलब इस मॉक्स को अगर मैं मेन मेरा सब्जेक्ट मानो तो उससे कंपेयर करने पर एप्पल की साइज़ क्या है, इस वाले एप्पल की साइज़ क्या होनी चाहिए और इस मॉडल की साइज़ क्या होनी चाहिए, इस मॉक्स के अकॉर्डिंग मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होनी चाहिए और बाकी की जो शैडो एरिया है वो कहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सबका प्रपोर्शन क्या है, बाकी सबकी साइजेस क्या है, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए विच इज़ पर्सपेक्टिव एंड प्रपोर्शन। सो फोर्थ थिंग इज़ डिटेल्स एंड टेक्सचर्स। इसको समझाने के लिए मैं मेरे दो आर्टवर्क की हेल्प लूँगी। द फर्स्ट वन इज़ दिस। डिटेल्स के लिए आप देख सकते हो, आपको ना जहाँ पे डिटेल्स डालने की ज़रूरत है वहाँ पे आप डिटेल्स डालो। बैकग्राउंड में इतनी डिटेल्स मत डालो। रीज़न इज़ आपका पूरा फोकस बैकग्राउंड पे चला जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस डालो, अपने सब्जेक्ट पे बहुत सारी डिटेल्स डालो। जैसे आप देख सकते हो ये जो है ये लग रही है कि स्टील की है और ये लग रहा है कि ग्लास का है, इसके अंदर का जूस विजिबल है, ये लेमन दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें डिटेल्स दी गई है। अगर यहाँ पे सिर्फ सर्कल होता तो डिटेल्स के बिना ये चीज़ बहुत अधूरी हो जाती। बैकग्राउंड में मिनिमम डिटेल्स डालनी है। मैंने आपको एक और आर्टवर्क बताया था जिसमें वेलवेट क्लॉथ, जिसमें मैंने बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाल दी, जिसकी वजह से मेरा मेन सब्जेक्ट इतना हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। ओके, तो ये गलती मत करना जो मैंने करी है। एंड देन उसके बाद में है टेक्सचर। मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने आर्टवर्क में अलग अलग तरह के टेक्सचर डाल सकते हो, जैसे हैचिंग या क्रॉस हैचिंग। ये भी मैंने 1 आवर में बनाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके लाइक एक ही बारी में उसको ब्लेंड करा है। तो ये मैंने एक तरह का टेक्सचर क्रिएट करा है इसकी पोल्स के लिए। यहाँ पे मैंने क्रॉस हैचिंग करी है, यहाँ पे शेडो के लिए मैंने क्रॉस हैचिंग करी है। तो अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग टेक्सचर्स का यूज़ करा है या नॉर्मल ब्लेंडिंग करी, क्योंकि अगर मैंने वापस वो गलती रिपीट करी होती बैकग्राउंड में, अगर मैंने किसी भी तरह का टेक्सचर या डिटेल्स दिया होता तो फोकस मेरा बैकग्राउंड पे जाता, मेरे सब्जेक्ट पे नहीं रहता। तो इसीलिए आपको बैकग्राउंड में इतनी डिटेल्स नहीं देनी है। तो माई लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज़ प्रैक्टिस एंड पेशेंस। देखो सीधी सी बात है, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो आपकी स्टिल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा कुछ बना सकते हो। ये जो भी मैंने बनाया है विद इन 1 आवर बनाया है और धीरे धीरे मेरी स्पीड जो है ना और तेज़ होती गई। तो जैसे ये जो मैंने बनाया था बेबी क्रैडल, ये मैंने अराउंड 35 to 40 मिनट्स में बनाया है। बट अब ये लार्ज स्केल वर्क है तो इसमें टाइम उल्टा ज़्यादा लगना चाहिए। पर मैं आपको एक और वर्क बताती हूँ। जो दूसरा हमारा पॉइंट है विच इज़ पेशेंस। हर बारी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आर्ट वर्क है वो सही बनेगा। तो इसमें मैंने जो किया है ये एक सॉर्ट ऑफ विंटेज क्रिएट करा है एस्थेटिक चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। ये जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था बिल्कुल सही नहीं बना। मेरा 15 मिनट सिर्फ इसको इरेज करने में ही चलेगा। उसके बाद में मेरे पास में बचे थे 45 मिनट्स। तो मैंने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने? यहाँ से। ये जो मेन है ना मेरा सब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्ट किया एंड देन आसपास की चीज़ें बनाई। मुझसे जितनी चीज़ें बाकी के 45 मिनट्स में बन सकी वो उसका रिजल्ट है। इतना ही बना। अगर मेरे पास में टाइम हो तो मैं बैकग्राउंड को भी टाइम देती। मेरे को 1 आवर में कंप्लीट करना था एंड देन पहली बार मैं गलत बनने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स लगे हुए उस चीज़ के इरेज करने के। तो क्यों है ये? क्योंकि हर बारी किसी का सही नहीं होता है। बड़े से बड़े आर्टिस्ट चीज़ों को इरेज करके फिर वापस ड्रॉ करके एंड देन री ड्रॉ करके एंड देन बहुत बारी ड्रॉ करके उस चीज़ को सही करते हैं। तो पहली बार में सही जाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। ये एक प्रोसेस है, इसे एंजॉय करो। ओके, सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट स्टिल लाइफ ड्राइंग। और स्टिल लाइफ ड्राइंग को एक बार फिर से पूरा कंक्लूड कर देते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ आपको कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट लेने हैं, कैसे कंपोजिशन क्रिएट करना, देन उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, उसमें कैसे डिटेल्स डालनी है, उसका कितना कैसा टेक्सचर होना चाहिए। मेन थिंग इज़ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है? सिंगल लाइट सोर्स का यूज़ करो पहले, फिर धीरे धीरे लाइट सोर्स को लाइक 2 लाइट सोर्स का यूज़ करो एंड देन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लाइटिंग में उस चीज़ को ड्रॉ करो। ये प्रोसेस है, हाँ नहीं माननी है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि पेशेंस रख के आपको पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है। सो yeah, thank you so much for this for watching this video and I hope you like that video. और अगर आपको बिल्कुल भी पसंद आई है so make sure to like, comment and subscribe my channel. Thank you so much and stay tuned for the next video. Bye bye.